ईसा क्लासेस ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए 10th क्लास के अंदर हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ईसा क्लासेस के YouTube चैनल पर जाकर आपको प्लेलिस्ट में वो सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो एक बार वहां पर आप जरूर देख लीजिए। आज हम लोग तीसरे चैप्टर को शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सेनापति। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो कवि सेनापति उनका जीवन परिचय क्या है। देखिए बहुत आसान तरीके से मैं आप लोगों को ये परिचय याद करवाने वाला हूं, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर कवियों का परिचय पूछा जाता है। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोग एक तो कवियों का परिचय और दूसरी बात जो हमें याद रखनी है वो रखनी है व्याख्याओं को सीखने से संबंधित। व्याख्या और परिचय 2 चीजें आप लोग तैयार कर लीजिए, बाकी धीरे धीरे सारे क्वेश्चन अपने आप तैयार होते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम कवि सेनापति की बात कर रहे हैं। तो ये जो कवि सेनापति है ये हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? पहले नंबर पर तो हम इस बात पर चर्चा करते हैं। देखिए हिंदी साहित्य के बच्चों 4 काल होते हैं, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो ये जो कवि हैं ये भक्ति काल के अंतिम समय में और जो रीति काल है उसका आरंभिक समय, यानी कि जो कवि सेनापति हैं वो रीति काल के आरंभिक कवियों के अंदर इनका नाम सबसे अग्रणी यानी कि सबसे ऊपर इनका नाम आता है। तो अपन यूं कह सकते हैं कि ये जो कवि सेनापति हैं ये भक्ति काल और रीति काल के मध्य के कवि हैं। भक्ति काल और रीति काल के मध्य के कवि हैं, लेकिन अधिकतर जो विद्वान हैं वो इन्हें रीति काल का कवि मानते हैं। लेकिन एक इतिहासकार हुए हैं जिसका नाम है बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन हुआ है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है उन्होंने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास जो पुस्तक है उसके अंदर इन्हें भक्ति काल के कवियों की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन अन्य जो भी कवि हैं वो इन्हें रीति काल का ही कवि मानते हैं। तो हम लोग यहां पर जब याद करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि जो कवि सेनापति हैं वो हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवियों के अंदर गिने जाते हैं, यानी कि कवि सेनापति रीति काल के एक भाव प्रवीण और प्रतिभा संपन्न कवि माने जाते हैं। यानी कि आप इसको आसान शब्दों में ये कह सकते हो कि कवि सेनापति रीति काल के प्रतिभाशाली कवियों में से एक हैं। रीति काल के आरंभिक समय के अंदर, रीति काल का जो आरंभिक काल है उनके अंदर इनका नाम सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर लिया जाता है। अब इनके जन्म के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है। इनके जन्म स्थान को लेकर के भी विद्वानों में क्या है? मतभेद है। लेकिन जो भी जानकारी इनके बारे में बताई गई है वो यहां पर मैंने नोट की हुई है, आपको एक एक चीजें समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले हमने बात करी कि रीतिकालीन कवि हैं, साथ ही इनका जन्म जो है विक्रम संवत 1616 में, विक्रम संवत 1616 में कान्य कुब्ज ब्राह्मण परिवार में, यानी कि कौन से? कान्य कुब्ज ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। ध्यान दीजिए बच्चों, ये कान्य कुब्ज ब्राह्मण परिवार जो है यानी कि कन्नौज या कन्नौज का जो प्राचीन नाम ही था एक तरह से कान्य कुब्ज था, तो उसके ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ एक तरह से। लेकिन ये कहां पर? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के अंदर अनूप शहर, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर बुलंदशहर नामक एक जिला है जहां पर अनूप शहर है। दीक्षित गोत्रीय ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ, यानी कि इनका जो गोत्र है ये दीक्षित ब्राह्मण है। और जैसे परंपरा से हम बात समझे तो ये कान्य कुब्ज ब्राह्मण है, गोत्र इनका खुद का कौन सा है? दीक्षित गोत्रीय, यानी कि दीक्षित गोत्र में हुआ है। अब इनके जन्म के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं होती है, लेकिन कवि सेनापति के द्वारा लिखा हुआ एक पद है जिसके अंदर इन्होंने अपने जन्म स्थान से संबंधित जानकारी दी है, और इसी के अनुसार इनके जन्म को क्या नाम दिया जाता है? अनूप शहर। तो ये देखिए क्या लाइन है, ये है इनका एक पद है, गंगा तीर वसती अनूप जिन पाई है, यानी कि गंगा नदी के किनारे रहने वाला, बसने वाला जो अनूप शहर है वहीं पर ये पाए गए हैं, अर्थात अनूप शहर के रहने वाले ये माने जाते हैं इस पद के अनुसार। कवित रत्नाकर इनकी एक रचना है, कवित रत्नाकर, जिसके अंदर इनके परिचय की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, वहीं से यहां मिलती है, ज्यादातर नहीं मिलते। अब एक बात जो आती है विद्वानों के अंदर बच्चों, वो आती है कि जो कवि सेनापति हैं
ये इनका वास्तविक नाम था या ये उपनाम था या फिर ये कोई उपाधि थी, इस संबंध में कोई भी जानकारी विद्वानों के पास नहीं है। वापिस सुन लेना कि जो कवि सेनापति है, क्या ये उनका वास्तविक नाम था या कोई उपनाम था या फिर कोई उपाधि थी, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। यानी कि इस संबंध में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए जो भी जानकारी उन्हीं के अनुसार यहां पर ये चीज बताई गई है। इनके पिताजी का नाम जो है गंगाधर दीक्षित। इनके पिताजी का नाम क्या है बच्चों? गंगाधर दीक्षित इनके पिताजी का नाम है। और इनके पितामह यानी कि जो दादाजी हैं, पितामह का मतलब क्या है? जो दादाजी हैं उनका नाम है परशुराम दीक्षित। क्या नाम है बच्चों? परशुराम दीक्षित इनके दादाजी का यानी कि पितामह का इनका नाम है। ठीक है, और इनका वास्तविक नाम क्या था कुछ भी ज्ञात नहीं है। सेनापति उपाधि है, उपनाम है या इनका वास्तविक नाम है, इस संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं है। एक बात और है, अलंकार संप्रदाय यानी कि रीति काल के जितने भी कवि हुए थे, तो मैंने आपको एक ध्यान से समझिएगा, शुरू का जो वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित कुछ बातें बताई थी, जिसमें मैंने यह बताया था कि रीति काल साहित्य का वह काल है जिसके अंदर साहित्य नहीं लिखा गया, बल्कि साहित्य कैसे लिखा जाए उसके लिए लक्षण ग्रंथ लिखे गए। क्या लिखे गए? लक्षण ग्रंथ लिखे गए। यानी कि उसमें अलंकार संप्रदाय, उसमें छंद संप्रदाय, उसमें रस संप्रदाय, यानी कि ऐसी चीजों का वहां पर लेखन कार्य किया गया। तो ये जो कवि सेनापति हैं ये अलंकार संप्रदाय के समर्थक हैं, लेकिन ये राम भक्त कवि माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? ये राम भक्त कवि माने जाते हैं, राम भक्त कवि थे। अब यहां पर देखिए, राम भक्त कवि होने का कारण क्या है कि इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं उनके अंदर राम की भक्ति और राम की मान मर्यादा का इन्होंने वर्णन किया है। और इसी आधार पर जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इन्हें भक्ति काल की कवियों की, भक्ति काल के जो कवि हैं उनकी श्रेणी में इनको रखते हैं। यही कारण है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं इन्हें भक्ति काल का कवि मानते हैं, जबकि जो अन्य कवि हैं वो क्या कहते हैं कि इन्होंने अलंकार संप्रदाय यानी कि रीति काल की परंपराओं के अनुसार साहित्य लिखा है, इसलिए रीति काल के क्या है? आरंभिक कवि हैं। तो समझ में है ना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो तो इनको क्या मानते हैं? भक्तिकालीन कवि मानते हैं, जबकि अन्य जो कवि हैं, अन्य जो विद्वान हैं वो इनको कौन से काल का कवि मानते हैं? रीति काल के आरंभिक कवि मानते हैं। क्या मानते हैं? रीति काल के आरंभिक कवि। तो कुल मिलाकर भक्ति काल और रीति काल दोनों के मध्य के ये कवि माने जाते हैं। ठीक है, अलंकार संप्रदाय के समर्थक थे और राम भक्त कवि थे। ये क्या थे? राम भक्त कवि थे। और इनके गुरु का नाम जो था वो था हीरामणि। क्या नाम था बच्चों? इनके गुरु का नाम था हीरामणि। अब ध्यान से समझ लिए, पिताजी का नाम क्या है? गंगाधर। पिताजी का नाम क्या है? गंगाधर। ठीक है, पिताजी यानी कि इनके दादाजी का नाम क्या है? परशुराम दीक्षित। और इनके गुरु का नाम क्या है? हीरामणि। हीरामणि भी दीक्षित लगाते थे, हीरामणि भी क्या है? दीक्षित थे। तो कुल मिलाकर के आपको सबके कॉमन चीज ध्यान रखना है, ये तो गोत्र हो गया, पीछे जो दीक्षित गोत्र लगाते हैं। कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर बुलंदशहर नामक एक जिला है। कौन सा जिला है? बुलंदशहर नामक एक जिला है, जिसमें अनूप शहर के अंदर इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। जन्म कब हुआ है? विक्रम संवत 1616। विक्रम संवत 1616 में एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में क्या हुआ है? इनका जन्म हुआ है। ठीक है, इनके जन्म को लेकर, जन्म स्थान को लेकर क्या है? मतभेद है। इनके द्वारा लिखा गया जो एक पद है वो इनका परिचय बताता है, परिचय बताने में सहायक है। और वो कौन सा है? गंगा तीर वसती अनूप जिन पाई है। यानी कि गंगा तीर वसती अनूप जिन पाई है, गंगा के किनारे रहने वाले, बसने वाले अनूप शहर का, यानी कि वहां पर ये पाए गए हैं। पिताजी का नाम गंगाधर, दादाजी का नाम परशुराम दीक्षित, गुरु का नाम क्या था? हीरामणि। ये रीति काल के, आरंभिक काल के कवि माने जाते हैं, अलंकार संप्रदाय के समर्थक थे और राम भक्त कवि थे। और इनकी प्रमुख रचनाएं, इनकी दो ही रचनाएं हैं प्रमुख रूप से। एक का नाम है काव्य कल्प द्रुम। क्या नाम है बच्चों? काव्य कल्प द्रुम। और एक है कवित रत्नाकर। ये कवित रत्नाकर वह रचना है
जिसके आधार पर इनका जीवन परिचय ज्ञात होता है। इसी कवित रत्ना के अंदर यह पद लिखा गया है जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, गंगा तीर वसती अनूप जिन पाई है। यानी कि कवित रत्नाकर जो है इनके परिचय को बताता है, इनके परिचय को जानकारी, इनके परिचय की जानकारी देने में सहायक है। अब देखिए ये दो ग्रंथ हैं, काव्य कल्पद्रुम, ये तो रीति परंपरा का एक शास्त्रीय ग्रंथ है, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, लेकिन ये वर्तमान में अनुपलब्ध है, यानी कि ये उपलब्ध नहीं है, वर्तमान समय में ये ग्रंथ प्राप्त नहीं है। ठीक है, रीति परंपरा का मतलब हो गया रीति काल की जो परंपराएं हैं, रीति काल की जो परंपराएं हैं उनके अनुसार काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। और एक कवित रत्नाकर है, कौन सा है, ये मुक्तक शैली में लिखा हुआ है। कौन सी शैली में लिखा हुआ है? अब देखिए ये काव्य की शैलियां होती हैं, मुक्तक शैली। अब मुक्तक शैली क्या होती है बच्चों, जिसके सारे पद अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, हर पद का अपना स्वयं का एक प्रसंग होता है और उन पदों का कोई भी क्रम निश्चित नहीं होता है, यानी कि पहले वाले पद को लास्ट में रख सकते हैं, लास्ट वाले को पहले में रख सकते हैं। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन आता है कि मुक्तक काव्य की क्या विशेषताएं हैं। तो मुक्तक काव्य की विशेषता समझिए बच्चों, मुक्तक शैली के बारे में अपन बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मुक्तक काव्य समझिए, मुक्तक शैली अपना आप समझ जाएंगे कि मुक्तक काव्य वह होता है जिसमें पूर्व और अपर, पूर्व यानी कि पहले, अपर यानी कि बाद में। मुक्तक काव्य वह काव्य होता है जिसमें पूर्व और अपर का जो प्रसंग होता है वो निरपेक्ष होता है, यानी कि आपस में जुड़ा हुआ नहीं होता है बल्कि स्वतंत्र होता है, यानी कि पहले पद का प्रसंग और अंतिम पद का जो प्रसंग है वो सब अलग अलग होता है। जैसे इससे पहले आप लोगों ने लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ा, तो वहां पर वो संवाद क्रम से चल रहा है। वो कैसा चल रहा है? क्रम से चल रहा है, तो वो मुक्तक शैली नहीं है। मुक्तक शैली क्या होती है बच्चों, जिसके अंदर पूर्व और अपर जो प्रसंग होता है वो क्या होता है, अलग होता है। जैसे आपने कबीरदास जी के दोहे हैं, अब कबीरदास जी के दोहे जो है आप उसमें से कोई सा भी दोहा उठा लो, हर दोहे का अपना एक प्रसंग होगा, अपना एक विषय वस्तु होगी और उसका अपना एक अर्थ होता है। ठीक है ना, उसका किसी भी अन्य प्रसंग के साथ में कोई जुड़ाव नहीं होता है। ठीक है ना, ऐसे रहीमदास जी के दोहे देखिए आप लोग। ठीक है, इसी तरह कवित रत्नाकर के हम लोग कवित पढ़ेंगे, इसके अंदर 4 कवित पढ़ेंगे हम लोग। चारों कवितों का जो प्रसंग है सब में अलग अलग पाया जाएगा। जैसे मैंने यहां नोट किया हुआ है कि 4 कवित है, पहले कवित के अंदर बसंत ऋतु का वर्णन है, दूसरे में श्लेष अलंकार के द्वारा गर्मी और वर्षा ऋतु का वर्णन है, तीसरे के अंदर वर्षा ऋतु का वर्णन है और चौथे के अंदर शीत ऋतु का वर्णन है। तो इस तरह से देखो सारे प्रसंग अलग मिलेंगे। तो वापिस से समझिए मुक्तक शैली क्या होती है, जिसके अंदर पूर्व और अपर जो प्रसंग होता है वो निरपेक्ष होता है, पहली बात। उसमें रस निष्पत्ति की क्षमता होती है। क्या होती है? रस निष्पत्ति की क्षमता होती है। इसका मतलब है कि उसमें रस उत्पन्न करने की क्या होती है, क्षमता होती है। रस का मतलब क्या है कि उसको सुनने वाला जो व्यक्ति होता है उसके अंदर जो भाव होते हैं उनके रस आनंद को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, रस उत्पन्न करने की क्षमता हो। समास शैली में लिखा होता है, संक्षिप्त लिखा होता है, कम शब्दों में अधिक बातें लिखी जाती हैं। ठीक है, कल्पना की समाहार शक्ति होती है। एक तरह से क्या होती है? कल्पना की समाहार शक्ति होती है। विषय वस्तु बिल्कुल सजीव और मार्मिक होती है। विषय वस्तु कैसी होती है? सजीव और मार्मिक होती है। शैली बिल्कुल सरल होती है। तो ये मुक्तक काव्य की क्या है, कुछ विशेषताएं हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो कवित रत्नाकर है वो मुक्तक शैली में लिखा हुआ है और इसमें षड ऋतु यानी कि जो 6 ऋतुएं हैं उनका वर्णन किया गया है तथा जो अन्य विषय हैं, षड ऋतु तथा अन्य विषयों का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ इनके साहित्यिक व्यक्तित्व का परिचायक है, यानी कि इनकी जो साहित्यिक पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, उसका यह परिचायक है। तो वापस से एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करो बच्चों। जब हम अपनी नोटबुक में इसे नोट करेंगे, लिखेंगे, तो हमें किस ढंग से लिखना चाहिए। बाकी यह है कि मैं आपको जितने भी चैप्टर पढ़ा चुका हूं उनकी PDF फॉर्म के अंदर मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा, उन्हें आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। फिलहाल ये जितने भी पाठ मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, वह केवल आपको लीड लगाकर सुनना है, इत्मीनान से। कॉपी या जो आपकी किताब है उसे अपने सामने रखना है और आराम से इसको सुने, सीखने की कोशिश करें, हाँ क्या क्या बातें चल रही। तो अब देखिए ध्यान से कि जो कवि सेनापति हैं ये रीतिकालीन कवियों में गिने जाते हैं। ये अलंकार संप्रदाय के समर्थक हैं और राम भक्त कवि थे।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी राम भक्ति से संबंधित पदों को देखकर इन्हें भक्ति काल का कवि माना है, जबकि अन्य कवियों, अन्य विद्वानों ने इनको रीति काल का आरंभिक कवि माना है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ है? विक्रम संवत 1616 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के अनूप शहर में एक कान्य कुब्ज ब्राह्मण परिवार में दीक्षित गोत्रीय हैं। ठीक है ना, कान्य कुब्ज ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ और दीक्षित गोत्रीय ब्राह्मण हैं ये। ठीक है, इनके पिताजी का नाम गंगाधर, इनके दादा का नाम जो है वो क्या है? परशुराम दीक्षित है, इनके गुरु का नाम हीरामणि। ठीक है, और यहां पर हम ध्यान रख रहे हैं कि जो सेनापति है ये इनका नाम था वास्तविक, या कोई उपनाम था, या कोई उपाधि थी, इस संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं है। और इनकी प्रमुख रूप से दो ही रचनाएं हैं, एक काव्य कल्पद्रुम और एक कवित रत्नाकर, ये दो इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि आज हम जो ये पाठ पढ़ने वाले हैं, इस पाठ के अंदर 4 कवित हैं। कितने कवित हैं? 4 कवित हैं। ये 4 कवित कहां से लिए गए हैं, कहां से संकलित किए गए हैं? तो देखो, इस पाठ में संकलित जो 4 पद हैं वो ऋतु वर्णन, कौन सा? ऋतु वर्णन, नायिका के विरह वर्णन, ऋतु वर्णन, नायिका के विरह वर्णन प्रसंग में आलिंबन और उद्दीपन के रूप में किए गए। अब यानी कि जो कवित रत्नाकर, ये इनकी रचना है, इनमें 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है, तो वहां ऋतु वर्णन है और वहां नायिका का विरह वर्णन, नायिका का विरह वर्णन। अब देखो, नायिका का विरह वर्णन का मतलब समझने के लिए आप लोगों को श्रृंगार रस समझना पड़ेगा बच्चों। श्रृंगार रस जो होता है उसमें 2 पक्ष होते हैं, एक संयोग होता है और एक वियोग पक्ष होता है। यानी कि संयोग पक्ष के अंदर नायक और नायिका के मिलन की, उनके प्रेम का वर्णन किया जाता है, और जो वियोग होता है, एक संयोग और एक वियोग पक्ष होता है, तो उसके अंदर नायक और नायिका के बिछड़ने का, उनके विरह का जो है वर्णन वहां पर किया जाता है। ठीक है ना, तो आलिंबन और उद्दीपन क्या होता है? जिसके आलिंबन मतलब जिसको देख करके मन के भाव जागृत होते हैं, उद्दीप्त तो होते हैं एक तरह से। ठीक है, सहारा लेकर, तो वो इस तरह से आलंबन और उद्दीपन के रूप में इनका क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। 4 कवित हैं, आप ध्यान समझ लेना। पहला जो कवित है उसमें बसंत ऋतु का वर्णन एक ऋतुराज के रूप में, एक राजा के रूप में, ऋतुओं का राजा, ऋतुराज के रूप में उन्होंने बसंत ऋतु का वर्णन किया है, ध्यान रख लेना। प्रथम कवित में बसंत ऋतु का वर्णन ऋतुराज के रूप में किया गया है। दूसरे कवित के अंदर श्लेष अलंकार, दूसरा कवित कौन सा है? श्लेष अलंकार के अंदर उसने गर्मी और वर्षा, इन दोनों ऋतुओं का वर्णन किया है। गर्मी और वर्षा दोनों ऋतुओं का वर्णन किया। अब श्लेष अलंकार क्या होता है बच्चों? ये जब हम ये पद पढ़ेंगे तो मैं आपको श्लेष अलंकार भी समझाऊंगा। श्लेष अलंकार क्या होता है कि जब किसी काव्य पंक्ति में कोई एक शब्द ऐसा हो या एक से अधिक ऐसे शब्द हो जिनके कम से कम 2 अर्थ निकलते हो या 2 से अधिक अर्थ निकलते हो, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो यानी कि एक ही पद के अंदर एक अर्थ तो जो है गर्मी के रूप में निकालेंगे और एक वर्षा ऋतु के रूप में निकलेगा। तो दूसरा जो पद है वो पद 1 है, उसमें श्लेष अलंकार है और उसमें गर्मी और वर्षा दोनों ऋतुओं का वर्णन किया गया है। तीसरे कवित में वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है और चौथे कवित में शीत ऋतु का सुंदर वर्णन किया गया है। तो ध्यान रख लेना, पहले कवित में बसंत ऋतु, दूसरे कवित में गर्मी और वर्षा ऋतु का, और तीसरे कवित के अंदर वर्षा ऋतु, फिर चौथे कवित के अंदर शीत ऋतु का वर्णन किया गया है। इस तरह यहां पर हम लोग इस परिचय को ढंग से याद कर लेंगे। आप लोग अपनी कॉपियों में भी नोट कर लेंगे। फिलहाल जैसा लिखा हुआ है ऐसा आप रफ कॉपी में नोट कर लेना, फेयर कॉपी में अभी करने की जरूरत नहीं है। फेयर कॉपी में मैं जब आपको नोट्स दूंगा उसे आपको फेयर कॉपी में करना है, क्योंकि हमें 10th क्लास की बोर्ड को ध्यान में रख करके चीजें लिखनी है, कितना लिखना है, क्या लिखना है, ये सब बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा, तभी आप लोग लिखेंगे। फिलहाल आप लोग प्रैक्टिस के लिए इन चीजों को अपने रफ रजिस्टर के अंदर इन चीजों को नोट कर सकते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा हमें जरूर बताइएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको वक्त पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। हाँ तो बच्चों देखिए, अभी हम लोगों ने
कवि सेनापति का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय के बारे में चर्चा की है। और अब हम लोग इसका पहला जो कविता है उसे पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, यहां पर ऋतु वर्णन किया गया है, मैंने पहले बता दिया। और ये जो पहला कविता है उसमें बसंत ऋतु का वर्णन किया है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि इसमें प्रसंग क्या बनेगा, जैसे हम लोग व्याख्या करेंगे तो व्याख्या के अंदर प्रसंग लिखना होता है, तो इसका प्रसंग क्या बनेगा, तो आपने बताना है कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ कवि सेनापति के ऋतु वर्णन से लिया गया है। इसके रचयिता कवि सेनापति हैं। इसके अंदर उन्होंने बसंत ऋतु का सुंदर वर्णन किया है और उसे ऋतुराज नाम को सार्थक किया है, यानी कि ऋतुओं का राजा के रूप में उसे वर्णित किया है। तो आप लोग क्या बताएंगे कि सबसे पहले तो आप ये देखिए, इसका शब्दों का अर्थ समझते चले। बरण का मतलब होता है रंग, ठीक है ना। बरण मतलब अनेक रंगों के, ठीक है। तरु मतलब वृक्ष, फूले मतलब फूले हुए हैं, फूले हुए का मतलब है कि अनेक रंग बिरंगे फूलों से सुसज्जित हैं, भरे पड़े हैं। उपवन मतलब बगीचा, उपवन का मतलब क्या होता है, बगीचा। और वन का मतलब क्या होता है, वन और बगीचे जो हैं अनेक रंगों के, रंग बिरंगे फूलों से उनके जो वृक्ष हैं वो भरे पड़े हैं, फूले पड़े हैं, ठीक है। सो ही चतुरंग सैन, चतुरंग संग दल का मतलब होता है सेना, क्या होता है, सेना। लहियुतु मतलब सुशोभित है। चतुरंग का मतलब होता है चतुरंग दल सेना, चतुरंगणी सेना। चतुरंग दल का क्या मतलब है, ये क्वेश्चन भी आएगा, मैं आप लोगों को समझाऊंगा। चतुरंग संग दल का मतलब है चतुरंगणी सेना, अर्थात सेना के 4 अंग होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, पैदल, घुड़सवार, रथ सवार, हाथी सवार। इस तरह चतुरंग सैन होते हैं, सेना के 4 अंग होते हैं। तो बसंत ऋतु की जो सेना है वो कौन सी सेना है, बसंत ऋतु को एक राजा के रूप में यहां चित्रित किया गया है। और बसंत ऋतु रूपी राजा की जो सेना है वो बगीचों में और वन के अंदर जो रंग बिरंगे फूलों से जो वृक्ष भरे हुए हैं, वो लता, पादप, पुष्प, वही उसकी क्या है, चतुरंगणी सेना है। तो इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, ध्यान समझिए। बंदी जिमी बोलत, अब देखो बंदी क्या होते हैं बच्चों, ये चारण भाट आदि कवि होते हैं। कौन होते हैं, चारण भाट आदि कवि होते हैं, जो राजा के आश्रय में रहते हैं और राजा की प्रशंसा में उसका स्तुति पाठ करते हैं, राजा की प्रशंसा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। तो प्रकृति रूपी राजा का स्तुति पाठ कौन करता है, कि उस समय वीर कोकिल, यानी कि इसका मतलब है बच्चों कि जो तोते और कोयल जो हैं बसंत ऋतु में बोलने आरंभ कर देते हैं। कोयल अपने मीठा स्वर कुहुकने लगती है, तोते बोलते हैं, जो भंवरे होते हैं वो मधुर गुंजान करते हैं। तो कोयल, तोता जो भंवरा है वो उस बसंत ऋतु रूपी राजा के क्या है, बंदी जन है, अर्थात चारण भाट आदि कवि जो उसकी स्तुति पाठ कर रहे हैं, उसका यशोगान कर रहे हैं। गुंजत मधुप, मधुप का मतलब है भंवरा, मधुप का मतलब क्या है, भंवरा। गुंजत मतलब गूंजते रहते हैं, गान मतलब यशोगान करते हैं। गुण गहियते, गुणों को ग्रहण करते हैं, गुण गहियत मतलब गुणों को ग्रहण करते हैं। आवई आसपास, आसपास में पुहुपन, पुहुपन का मतलब है पुष्प, क्या है इसका मतलब, पुष्पों की सुबास मतलब सुगंध, क्या होती है, सुगंध। सोही मतलब सुहावनी लग रही है, और ऐसे लग रही है सोने की सुगंध में, सोने की सुगंध में लिप्त हो गया। सनई का मतलब क्या है, लिप्त हो जाना या व्याप्त हो जाना, सोने की सुगंध में लिप्त हो गया। शोभा को समाज, यानी कि शोभा का जो समूह है और सुख में जो समाज है, समूह है, उसकी साज सज्जा के साथ में आज बसंत ऋतु रूपी जो राजा है वो आ रहे हैं, अर्थात उनका आगमन हो रहा है। वापिस से समझने की कोशिश करो बच्चों कि ये जो पद है, कवित है, इसके अंदर कवि सेनापति ने वसंत ऋतु का वर्णन ऋतुराज के रूप में किया है, अर्थात वसंत ऋतु का जो नाम है ऋतुराज, उस नाम को सार्थकता प्रदान की है। और क्या कहा है कि वसंत ऋतु रूपी राजा के आगमन से, यानी कि वसंत ऋतु का आगमन हो गया है, और वसंत ऋतु के आगमन से वन, उपवन, यानी कि जो बगीचा है, बाग बगीचे हैं, वो बरन बरन अनेक रंगों के
यानी कि बरन बरन मतलब अनेक रंगों के जो वृक्ष हैं, उसके अंदर बाग बगीचों में जो वृक्ष हैं वो अनेक रंगों के पुष्पों से भरे गए हैं, अर्थात फूले पड़े हैं, भरे पड़े हैं। तो कुल मिलाकर आपने ध्यान रखना है कि कवि सेनापति ने यहाँ पर वसंत ऋतु का वर्णन किया है। वसंत ऋतु के आगमन से क्या होता है, बाग बगीचों के अंदर रंग बिरंगे फूल जो है पेड़ों पर, लताओं पर, पादपों पर क्या हो जाते हैं, खिल जाते हैं, लग जाते हैं। तो उसी चीज का वर्णन का है कि जब वसंत सोही चतुरंग संग दल लहितु, और वही उसकी चतुरंगनी सेना के समान क्या हो रहे, सुशोभित हो रहे। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, चतुरंग संग दल, इस पंक्ति का क्या आशय है, ठीक है, या ये कह सकते हैं वसंत ऋतु की सेना कौन सी है। तो आपने बताना है चतुरंग संग दल का आशय है चतुरंगनी सेना, अर्थात सेना के 4 अंग होते हैं, पैदल सवार, हाथी सवार, घुड़सवार और रथ सवार। यहां पर कवि ने वसंत ऋतु की सेना के रूप में प्रकृति के अंदर जो लता, वृक्ष, पादप हैं और जो विभिन्न रंगों के फूलों से सुशोभित हो गए हैं, उसे ही वसंत ऋतु की चतुरंगनी सेना के रूप में वर्णन किया है। समझ में आ गया बात को। तो यहां पर क्या कहने का मतलब, दोनों पंक्तियों को समझने की कोशिश करो सबसे पहले कि कवि सेनापति ने वसंत ऋतु का वर्णन ऋतुराज के रूप में करते हुए कहा है कि वसंत ऋतु के आगमन से बगीचों में, वन में रंग बिरंगे फूलों से जो वृक्ष हैं वो फूले पड़े हैं, भरे पड़े हैं, और वो रंग बिरंगे फूल जो हैं, जो पादप हैं, लताएं हैं, सो ही वही उस वसंत ऋतु की क्या है, चतुरंगनी सेना। क्या है उसकी, चतुरंग सेना, अर्थात वही उस वसंत ऋतु रूपी राजा की 4 प्रकार की क्या है, सेना है, उस चतुरंगनी सेना के साथ आए हैं। और इस वसंत ऋतु के आगमन से प्रकृति का जो परिवेश है वो इतना सुंदर और सुहावना हो जाता है कि कोयल जो होती है वो कुहुकने लगती है, कोयल जो है अपने मीठी ध्वनि से बोलने लगती है, तोते जो है बोलने लगते हैं, भंवरे जो है मधुप गुंजान करने लग जाते हैं। तो ऐसे लग रहा है, कवि ने कहा है कि जो तोते और कोयल की जो मधुर वाणी है, यश, बिरध का मतलब क्या है, यश, मानो वो यशोगान कर रहे हैं। कैसे, बंदी जिमी बोलत, कि जिस तरह से जो चारण भाट आदि अपने राजा की स्तुति का पाठ करते हैं, स्तुति पाठ करते हैं, उसका यशोगान करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसी तरह मानो वसंत ऋतु रूपी राजा की यशोगान कौन कर रहे हैं, कोयल और तोते अपनी मधुर वाणी में बंदी जनों की तरह क्या कर रहे हैं, स्तुति पाठ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वो स्तुति पाठ कर रहे हैं। गुंजत मधुप गान गुण गहितु, और जो भंवरे हैं वो उनके गुणों को ग्रहण करके, जो भंवरे हैं उनके गुणों को ग्रहण करके और मधुर गुंजायमान कर रहे हैं, अर्थात वो भी उनका यशोगान कर रहे हैं। आगे क्या करें, और वसंत ऋतु के आगमन से आवई आसपास पुष्पन की सुबास सोही, कि वसंत ऋतु के आगमन से पुष्पों की जो सुगंध है वो आ रही है। यानी कि जब वसंत ऋतु आता है तो उसमें पुष्पों की, फूलों की जो सुगंध है वो चारों दिशाओं में आ रही है, और वो सुगंध जब आती तो ऐसे लग रहा है सोने के सुगंध में सने यानी कि लिप्त हैं। यानी कि सोने की सुगंध, एक कहावत होती है, सोने के अंदर सुगंध आता है, तो जब चारों दिशाओं में वसंत ऋतु के आगमन से पुष्पों से सुगंध आती है तो मानो सोने में सुगंध आ रही। इस कहावत को क्या करते हैं, वो चरितार्थ करते हैं। शोभा को समाज, यानी कि शोभा यानी कि सुख समाज, उसका जो शोभा का जो समाज है, शोभायमान जो समूह है, शोभा का जो समूह है, सेनापति सुख, और उसका जो सुख में समाज है, उसका सुख में और शोभा युक्त जो समाज है उसमें सेनापति कहेतु, यानी कि सेनापति कहते हैं, साज सज्जा के साज आज आवत बसंत ऋतुराज। आज जो है अपने साजो सामान के साथ, साज सज्जा के साथ में वसंत ऋतु क्या है, आ रहा है, उसका आगमन हो रहा है। तो यहां पर कवि ने ऋतु वर्णन का
वर्णन किया एक तरह से, वसंत ऋतु का वर्णन किया है और उसे एक राजा के रूप में वर्णित किया है। इसमें रूपक अलंकार है, इसमें उपमा अलंकार है, इसमें मानवीकरण अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे बच्चों कि इस पद के अंदर कवि सेनापति ने वसंत ऋतु का ऋतुराज के रूप में वर्णन करते हुए कहा है कि उनके आगमन से, यानी कि वसंत ऋतु के आने से बगीचे और वन जो हैं रंग बिरंगे पुष्पों से युक्त वृक्षों से भरे पड़े हैं, यानी कि उनके जो वृक्ष हैं रंग बिरंगे पुष्पों से भरे पड़े हैं। और वही उसकी चतुरंगनी क्या है? सेना है। 4 अंग जो सेना के होते हैं वो प्रकृति ही, जो पादा पुष्प और जो वृक्ष हैं वही उसके क्या हैं? 4 प्रकार के अंग हैं, शोभायमान हैं। और जिस तरह से चारण भाट आदि अपने राजा की यशोगान करते हैं, स्तुति पाठ करते हैं, उसी तरह मानो जो कोयल और तोते हैं वो उस वसंत ऋतु रूपी राजा का क्या कर रहे हैं? यशोगान कर रहे हैं। और जो भंवरे हैं उसी के गुणों को ग्रहण करके और मधुर गुंजायमान कर रहे हैं। और चारों दिशाओं में पुष्पों की सुगंध आ रही है। ऐसे लग रहा है जैसे सुगंध, सोने की सुगंध के बीच में वो सारी सुगंध क्या हो? व्याप्त हो, लिप्त हो। और शोभा समूह और सुख में समाज के साथ जो वसंत ऋतु है अपने साजो सामान के साथ में क्या कर रहा है? आ रहा है। इस तरह उन्होंने वसंत ऋतु का वर्णन किया। अगर हम लोग बात करें सामान्य तौर पर कि भाई वसंत ऋतु का वर्णन कीजिए, तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कवि सेनापति ने वसंत ऋतु का जो वर्णन किया उसे अपने शब्दों में लिखे। तो आपने बताना है कि वसंत ऋतु जो है ऋतुओं का राजा कहा जाता है, जिसमें वसंत ऋतु के आगमन से क्या होता है कि प्रकृति मानो एक नया परिवेश धारण करती है, नए वस्त्रों को धारण करती है, रंग बिरंगे वस्त्रों को धारण करती है। यही कारण है कि प्रकृति में चाहे वृक्ष हो, चाहे लता हो, यानी कि बेल हो या कोई छोटा पादप हो, वो रंग बिरंगे पुष्पों से क्या हो जाता है? भर जाता है, रंग बिरंगे पुष्पों से भर जाता है। कोयल जो है कूकने लगती है, तोता बोलने लगता है, भंवरे जो है मधुर गुंजायमान करने लगते हैं। और चारों तरफ से पुष्पों की क्या आती है? सुगंध आती है। क्या आती है? सुगंध आने लगती है। इसी तरह से कवि ने यहां वसंत ऋतु का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। तो आप लोगों को यह पद समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने केवल कवि सेनापति का जो परिचय है उसके बारे में चर्चा की है और एक कविता पढ़ा है जिसके अंदर वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी के जो 3 पद बचे हुए हैं उनका हम लोग हिंदी अनुवाद पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए। और जुड़ने के लिए क्या करना जरूरी है? चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपका कोई भी वीडियो छूट ना पाए। इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली बार बाकी के 3 बचे हुए कविता को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू।